हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस एंड आई होप कि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही होंगी। सो इफ़ यू हैव बीन लाइकिंग आवर वीडियोस तो जल्दी से जल्दी चैनल को यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। एंड फर्दर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड लेट मी टेल यू डेट हमारा जो फुल वीडियो कोर्स है डेट इज लाइव ऑन अवर वेबसाइट एज वेल एज एप्लीकेशन, सो यू कैन डाउनलोड द सेम एंड वहाँ पर जाकर एनरोल कर सकते हैं, वेयर यू विल बी गेटिंग द फुल कोर्स वीडियोस प्लस केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट ओवर देयर एंड फर्दर द कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस टू द ईपीडीएफ नोट्स। तो अभी के अभी विजिट कर लीजिए, वेबसाइट है iibf.info या फिर आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। So the audio video quality over here seems to be working very fine. So let's start the session now. जल्दी से जल्दी यहाँ पर सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सिमुलेशन होता क्या है? जैसे हम एक ड्राइविंग स्कूल में जब जाते हैं या फिर आप इस तरह से समझिए जब एयरक्राफ्ट को यहाँ पर पहले उड़ाना सीखना होता है पायलट ने, या फिर उसको लैंड करना सीखना है, तो वहाँ पर डायरेक्ट एयरप्लेन पर उसको नहीं बिठा देते, पहले उसको एक सिस्टम पर बिठाते हैं जो हूबहू एक क्या होती है, नकल होती है किसकी, एयरक्राफ्ट की। ठीक है, एंड सेम ऐसी चीज ही जो है वो कार ड्राइविंग में भी अभी अवेलेबल है कि कार ड्राइविंग आप डायरेक्ट करने से पहले, क्योंकि आप अगर वैसा करते हैं तो उसमें क्या है, जोखिम है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले उसकी नकल हूबहू उसकी नकल करते हैं, उसके जैसा सिस्टम क्रिएट करते हैं एंड उसकी आउटपुट देखते हैं। सो सिमुलेशन यही एक प्रोसेस है। सो सिमुलेशन इन्वॉल्व्स इमिटेशन और मिमिकिंग ऑफ द रियल प्रोसेसेस, यानी कि जो भी रियल प्रोसेसेस हैं आप उनको इमिटेट करते हैं, आप उनकी मिमिकिंग करते हैं, उनकी नकल उतारते हैं। तो बेसिकली सिमुलेशन है क्या, यानी कि जो रियल सिस्टम आपके पास आने वाला है ना, जो रियल सिस्टम असल में होने वाला है, उस सिस्टम की आप नकल करते हैं, उसको डुप्लीकेशन करते हैं एंड डुप्लीकेशन करते हुए आप जो भी एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करना चाहते हैं आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहां पर। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस डुप्लीकेट मॉडल के ऊपर, ताकि आप समझ पाएं कि ऑपरेशंस क्या है सिस्टम के। लाइकवाइज अगर आप डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो बिटकॉइन के रिलेटेड है, चाहे ई ऑप्शन से रिलेटेड है, तो वहां पर ना जैसे शुरू में एक बग्स आपको देते हैं, जैसे ओरिजिनल मार्केट किस तरह से चल रही है एंड आप किस हिसाब से वहां पर आप अपनी बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज में जो सिमुलेशन रहता है वो इन्वॉल्व रहता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सिमुलेशन इन्वॉल्व रहता है। लाइकवाइज जब आपने स्टडी करनी हो कि थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे तो इंटरेस्ट रेट को चेंज करने से तो आपको आउटपुट किस हिसाब से मिलेंगी। ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर स्टडी करते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज सिमुलेशन। जो यहाँ पर सिमुलेशन इस्तेमाल की जाती है, लाइकवाइज स्टॉक एक्सचेंज में हम बात कर रहे हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सिमुलेशन की बात करें कि आप रियल सिस्टम की हूबहू नकल कर लेते हैं, उसके बाद इम्पैक्ट देखते हैं वेरियस जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस टेस्टिंग सिस्टम के ऊपर। तो सिमुलेशन क्या है, एक टेस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं इन अ वे आप अपने जो भी आउटपुट है उनको बेटर कर सकते हैं। तो द थिंग इज, यहाँ पर जो बात सोचने वाली है कि सिमुलेशन का मतलब तो इस तरह से यही ना कि हम देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास आउटपुट है। तो वो चीज़ तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कर पा रहे थे, वो चीज़ हम लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कर पा रहे थे, वो चीज़ हम जो सेंट्रल थ्योरम थी उसके थ्रू भी हमने देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम रिग्रेशन और उसके थ्रू भी, कोरिलेशन के थ्रू भी कर पा रहे थे कि कितना इनपुट है कितना आउटपुट है। तो लेकिन एक चीज़ समझने वाली है, कोरिलेशन के केस में, रिग्रेशन के केस में हम बेसिकली पास्ट डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, करते यहाँ पर भी हम सिमुलेशन में के केस में पास्ट डाटा के ऊपर ही डिपेंड है। लीनियर प्रोग्रामिंग का अगर आपको केस याद हो तो लीनियर प्रोग्रामिंग के केस में ये चीज़ें ज़रूरी थी कि जो रिलेशनशिप हो आपस में बिटवीन द वेरिएबल्स वो लीनियर होना चाहिए। ठीक है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग थी उसमें हमने देखा था कि रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर सिमुलेशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सो व्हाई टू यूज द सिमुलेशन? तो सिमुलेशन का इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि सिमुलेशन वहां उन सिचुएशंस में एप्रोप्रिएट है जहां पर जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, या फिर दूसरी टेक्निक्स के थ्रू ये इम्पॉसिबल है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो जहां पर आप प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, फिर जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, या फिर जो अवेलेबल पर्सनल हैं, जो लोग अवेलेबल हैं उनकी कैपेबिलिटी से बाहर है। ठीक है, या फिर जो
इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सभी फैक्टर्स के बेस पर या जो भी चीज़ है वो आपके पास इतनी रोबस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस केस में भी अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप उसमें सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो सिमुलेशन इन्वॉल्व्स व्हाट? इट इन्वॉल्व्स इमिटेशन और मिमिकिंग ऑफ द रियल प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज टू सिमुलेट इज टू डुप्लीकेट द फीचर्स ऑफ अ रियल सिस्टम, कि आपने जो रियल सिस्टम था उसके फीचर्स को डुप्लीकेट किया है। देन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स, तब उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट इट सेज द इमिटेशन of reality may be in the form of physical form or in the form of mathematical equation। ठीक है ना, यानी कि जो भी आप इमिटेशन करने वाले हैं या तो वो फिजिकल फॉर्म में होगी या फिर वो मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में होगी। फर्दर इट इज सेड इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट राइज इन द वेजेस, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एटसेट्रा ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बैंक कैन बी स्टडीड। तो यहाँ पर जो डिफरेंट चीजें आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं दैट इज रिगार्डिंग कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। स्टॉक मार्केट में भी है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी है, एंड रिस्क मॉडलिंग में भी है, फॉरेन एक्सचेंज में भी हो गया। ठीक है, तो सभी जगह पर यहाँ पर इनकी क्या है, एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं। ओके, नाउ व्हाट इज सिमुलेशन मॉडल? सिमुलेशन मॉडल क्या रहता है? सिमुलेशन मॉडल इज द वन इन विच द सिस्टम्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अरिथमेटिक, एनालॉग और लॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कि जो सिस्टम के एलिमेंट है, अब आप एक चीज समझिए, सिमुलेशन के मॉडल में, सिमुलेशन के प्रोसेस में वही चीजें इन्वॉल्व होंगी जो चीजें आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, वही चीजें इन्वॉल्व होंगी जो चीजें आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो उन एलिमेंट्स को आपको, जो सिस्टम के एलिमेंट है यानी कि जो सिस्टम का बिहेवियरल एलिमेंट्स हैं, उनको आपको किसी ना किसी फॉर्म में तो मेंशन करना पड़ेगा ना। या तो वो अरिथमेटिक फॉर्म में होंगे, या फिर वो एनालॉग फॉर्म में होंगे, या फिर लॉजिकल फॉर्म में होंगे, जिसकी तरह से उनको फर्दर मॉडल के द्वारा, सिमुलेशन मॉडल के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सके, ताकि जो हम डायनेमिक चीजें हैं उनको फाइंड आउट कर सके रियल सिस्टम में। ठीक है, यानी कि जो भी हम यहाँ पर एलिमेंट डालेंगे, उन एलिमेंट्स के बेस पर ही तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। ठीक है, एंड दिस मॉडल हैज टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिस्टम। तो मॉडल को हमने इस तरह से डेवलप करना है कि वो सिस्टम को ही क्या करे, रिप्रेजेंट करे, कि वो सिस्टम को ही, जैसे एक्चुअल सिस्टम है उसी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, हूबहू उसके जैसा ही हमने डुप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट इट इज इन सिमुलेशन मॉडल्स टाइम कैन बी इंक्रीमेंटेड बाय फिक्स्ड टाइम इंक्रीमेंट्स और वेरिएबल टाइम इंक्रीमेंट्स। तो सिमुलेशन मॉडल में जो टाइम है उसको हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, फिक्स टाइम इंक्रीमेंट के ऊपर भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या फिर उसको वेरिएबल कंपोनेंट भी रख सकते हैं, एंड टाइम को हम फिक्स्ड कंपोनेंट भी रख सकते हैं। इस तरह से याद रखिए कि सिमुलेशन के केस में जो टाइम है वो फिक्स्ड कंपोनेंट भी हो सकता है, टाइम जो है वो वेरिएबल कंपोनेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट इट इज द सिमुलेशन मेथोडोलॉजी, कि सिमुलेशन मेथोडोलॉजी होती क्या है, इसका फ्लो चार्ट क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इट सेज डिफाइन द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरिएबल्स। तो पहली चीज क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप इस सिमुलेशन मॉडल के थ्रू करना क्या चाहते हैं। ठीक है, एंड फर्दर आपको जो भी एलिमेंट्स हैं जो इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं सिस्टम में, आपको स्टडी करना पड़ेगा ओरिजिनल सिस्टम में कौन कौन सी चीजें थी। ठीक है, अब आपने एक बार उन वेरिएबल्स को, उन रेलिवेंट जो कंट्रोलेबल या फिर जो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स थे, आपने उनको स्टडी कर लिया है एंड आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टू कंस्ट्रक्ट द सिमुलेशन मॉडल, यानी कि आपके पास स्पेसिफिकेशंस हैं वेरिएबल्स की, आपके पास पैरामीटर्स हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव है। पैरामीटर कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि किस बेस पर आपने यहाँ पर सिमुलेशन करनी है, यानी कि आपके पास डिसीजन रूल्स हैं। फर्दर आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जिस तरह से आपके इवेंट्स हो रहे हैं, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोबेबिलिटी वाइज। लाइकवाइज अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक केस है, एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो 10 दिन में से 5 बार हो रही है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.5। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ना, 5 डिवाइडेड बाय 10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम मीन डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करते थे ना, कि डिफरेंट सैंपल्स को आप लगाते हैं एंड अराउंड द मीन ऑफ द मेन जो होता था आपके पास, पॉपुलेशन के मीन के अराउंड आप देखते हैं कि किस हिसाब से ये कर्व जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, सो दैट वाज
डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम कैलकुलेट करते थे, उसी तरह से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना होगा। एंड फर्दर आपको ये देखना होगा कि टाइम का इंक्रीमेंटिंग प्रोसीजर क्या है, आप फिक्स्ड वे में टाइम को इंक्रीमेंट कर रहे हैं या फिर वेरिएबल वे में टाइम को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में होगा। तो आपने जब एक बार आपने सिमुलेशन मॉडल को वेरीफाई कर लिया है, ठीक है, सिमुलेशन मॉडल को बना लिया है कि सिमुलेशन मॉडल में आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, यानी कि वेरिएबल्स का पता है, डिसीजन रूल्स का पता है, एंड फर्दर हमें टाइम इंक्रीमेंटिंग प्रोसीजर का पता है कि कौन सा टाइम इंक्रीमेंटिंग प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। उसके बाद है रिगार्डिंग द स्पेसिफाई वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर वेरिएबल्स, जो भी वैल्यूज हैं आपने वो यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है, पैरामीटर्स की, जो भी आपके डिसीजन रूल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, प्लस जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, उनकी आपने वैल्यूज को यहाँ पर क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। एंड फर्दर आपने बताना है कि किस लेंथ के लिए आप इस सिमुलेशन को रन करना चाहते हैं, कि किस लेंथ के लिए आप इस सिमुलेशन को चलाना चाहते हैं। देन उसके बाद आपके पास जब आप उन पैरामीटर्स को, ऑब्जेक्टिव्स को उसमें डाल देंगे, सिमुलेशन मॉडल में डाल देंगे, तो आपके पास क्या रहेंगी, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नाउ अब हमने जो भी ये रिजल्ट है इनको क्या करना है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करने हैं इनके ऊपर। स्टैटिस्टिकल टेस्ट किस हिसाब से करेंगे, लाइकवाइज फाइंड आउट करने के लिए कि ये इनकी जो आउटपुट्स हैं क्या वो एक्चुअल सिस्टम के आउटपुट से मिल रही हैं, क्या वो एक्चुअल सिस्टम के आउटपुट से मिल रही हैं। फर्दर अगर उसके बाद मिलती हैं तो उसके हिसाब से आप नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नया एक्सपेरिमेंट मतलब है कि नए आप वेरिएबल्स, नए पैरामीटर्स वहां पर असाइन कर सकते हैं एंड उसके बेस पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इट इज द टेक्नोलॉजी दैट वी यूज, जो यहाँ पर सिमुलेशन में हम मेथडोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज अ मॉन्टे कार्लो मेथड ऑफ सिमुलेशन। मॉन्टे कार्लो मेथड ऑफ द सिमुलेशन, द अप्रोच मेक्स यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर जो हम मेथड में यूज करते हैं, जो हम यहाँ पर थ्योरेटिकल वे में यूज करेंगे, फर्दर जिसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है, दैट इज अ मॉन्टे कार्लो मेथड ऑफ सिमुलेशन। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसे इस्तेमाल करते हैं, रैंडम नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं, जो रैंडम नंबर इंटरवल हैं, दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द सिमुलेशन रिलेटेड एक्सरसाइजेज। यानी कि जब हम सिमुलेशन रिलेटेड एक्सरसाइजेज को यहाँ पर स्टडी करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस समय पर हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर इंटरवल्स। यहाँ पर जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो रैंडम नंबर इंटरवल्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेबल ऑफ रैंडम नंबर जो है वो अवेलेबल रहता है, या फिर आपको जो क्वेश्चन में जो रैंडम नंबर होंगे वो अवेलेबल रहेंगे, एंड आपको उसके बेस पर जस्ट क्या बताना होता है कि आउटपुट क्या हो सकता है, उसको आपको बताना होता है, ठीक है। तो इसके बेस पर अभी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो इट सेज A milk seller purchases milk at ₹12 and sells at ₹16. ठीक है, the vendor has assessed that the demand is between the 30 to 80 liters per day. जो डिमांड है वो 30 से 80 लीटर है एक दिन की। तो डिमांड पर डे हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, एंड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, लाइकवाइज अगर यहाँ पर कहा गया है 35 की जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डेट इज 1/10, तो यहाँ पर हमारे पास 10 दिन का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 दिन का डाटा में से कहा गया है कि 10 दिन के डाटा में से एक दिन यहाँ पर जो डिमांड रहती है वो 35 के इक्वल है, जबकि जो 3 दिन जो डिमांड रहती है वो 45 लीटर्स की इक्वल है, 2 दिन जो डिमांड है वो 55 लीटर की इक्वल है, 3 दिन जो डिमांड है वो 65 लीटर्स की इक्वल है, एंड एक दिन जो डिमांड रहती है वो 75 लीटर्स भी रहती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या दी हुई है, यहाँ पर आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मेंशन्ड है। फर्दर एज ए टोल्ड यू कि आपको रैंडम नंबर जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दिए रखे होंगे, तो इनके बेस पर ही क्या रहेगा, आपके पास क्वेश्चन रहेगा, यानी कि रैंडम नंबर्स के बेस पर ही आपके पास क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। Now it is said using this sequence simulate a 10 days sequence demand for milk। तो इसको देखते हुए आपको सिमुलेट करना है, सिस्टम को देखते हुए 10 दिन की डिमांड को आपको यहाँ पर बताना है। तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने एक सिंपल सा टेबल अपने पास बना लेना है। लाइकवाइज एक आपके पास रहेगा यहाँ पर डिमांड जो दी हुई है, डेट इज 35, 45, 55, देन उसके बाद 65, 75। ओके, ये आपके पास डिमांड दी गई है, एंड फर्दर इनके रिलेटिव जो फ्रिक्वेंसी है वो भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। डेट इज 1/10 एंड 3/10 एंड देन इट इज 2/10, 3/10 अगेन एंड फर्दर 1/10, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसको आप प्रोबेबिलिटी में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 10 दिन में 5 बार एक चीज हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 0.5। इसी तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 0.1। तो ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो यहां पर मैं ओके, तो यहां पर मेंशन कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी को। तो यहां पर 0.1 रहा, यहां पर 0.3 हो गया, यहां पर 0.2 हो गया, एंड 0.3 अगेन, एंड 0.1, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करनी है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी एज इट इज, यानी कि पहली वाली तो 0.1 क्योंकि एक ही टर्म है यहाँ पर, लेकिन जब अगली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसमें ऐड अप करके, तो 0.1 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.4। इसी तरह से जब नेक्स्ट फाइंड करनी है 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.6, 0.6 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.9, एंड 0.9 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रही, प्रोबेबिलिटी जो थी आपने यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो अब इनके हिसाब से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रैंडम नंबर इंटरवल है उनको यहाँ पर हमने बनाना है, रैंडम नंबर इंटरवल्स को यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इंटरवल्स को। तो इंटरवल का सिंपल सी चीज़ है, जैसे 0.1 है ना, इसका मतलब है कि आपकी जो रैंडम इंटरवल रहेगा वो रहेगा 0 से लेकर जहां तक दिया गया 10 तक है ना, ये इसे अगर हम ये सोचे 10 है, 40 है, 60 है, 90 है, ठीक है। तो ये 10 तक ना, इससे एक कम तक यानी कि 0 to 09 रहेगा। इसी तरह से जो 0.40 वाला है, इससे अगले टर्म से शुरू होगा, यानी कि 10 से यहाँ पर शुरू होगा, एंड 10 से लेकर कहाँ तक होगा, एक कम तक, डेट इज 39 तक। इसी तरह से अगला जो है वो शुरू होगा यहाँ पर 40 से, वो 40 से शुरू होगा एंड 59 तक रहेगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट होगा 60 से, एंड यहाँ पर एक कम तक यहाँ से इससे रहेगा, डेट इज 89 तक रहेगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट वन है वो 90 से स्टार्ट होगा एंड एक कम यानी कि 99 तक, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, रैंडम नंबर इंटरवल आ गया। तो हमने ये स्टडी भी किया था कि जो रैंडम नंबर इंटरवल है, जब आप इसको फॉर्म करते हैं, सिमुलेशन के प्रोसेस को चलाते हैं, उस समय पर आप देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब सिंपल सी चीज़ है, अब इस इंटरवल के लिए कौन सी डिमांड कर रही है, यहाँ पर फिगर आउट कर रही है, ये वाली डिमांड फिगर आउट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सभी चीज़ों को भूल जाइए इन बिटवीन, क्योंकि यही सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पर काम वाली हैं, सिर्फ यही दो चीज़ें यहाँ पर काम वाली हैं, ठीक है। लाइकवाइज 35 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रही है 0 to 9। इसी तरह से ये वाली 45 वाली, इस वाले इंटरवल को 55 वाली, 65 वाली एंड 75 वाली कर रही है, जो दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 90 to 99 इंटरवल। अब आपके पास दे रखे हैं यहाँ पर रैंडम नंबर्स, यहाँ पर आपको दे रखे हैं रैंडम नंबर्स। तो रैंडम नंबर को यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज 41, 95, 54, 03, 77, 94, 21, 57, 09 एंड लास्ट में है आपके पास 85, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं। अब यहां पर ये रैंडम नंबर कौन सी रेंज में फॉल कर रहे हैं, जैसे 41 है, 41 फॉल कर रहा है ये वाली रेंज में, 40 to 59 की रेंज में, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है, 55 है। तो दैट वुड बी सिंपली द आंसर। तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा 55 जो है यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। इसी तरह से 95 है, ये फॉल कर रहा है 90 to 99 में, सो 75 विल बी द आंसर हियर, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो रैंडम नंबर्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, जो रैंडम नंबर्स यहाँ पर होंगे, जो एक मेथोडोलॉजी के थ्रू सिलेक्ट होंगे, ठीक है, तो उनके थ्रू आप सिमुलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये रैंडम नंबर कैसे सिलेक्ट करने हैं, दैट इज नॉट इन आवर कोर्स, वो आपके कोर्स में कवर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर जो मेथड था वो समझ लेना है। तो सिंपल सा मेथड था, ठीक है, सिंपल सा मेथड था। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई थी, फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया, प्रोबेबिलिटी के बाद आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बाद आपने रैंडम नंबर जो इंटरवल था उनको डिफाइन कर दिया, एंड रैंडम नंबर इंटरवल को डिफाइन करने के बाद जो एक्चुअल डिमांड इसके एग्जिस्टिंग दी गई थी उससे हमने इनको कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो उसको कंपेयर करते हुए जो भी आपके पास रैंडम नंबर थे उनके थ्रू आप इनको सॉल्व कर लेते हैं। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सो आपको थोड़ी और क्लैरिटी रहेगी इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो लेट्स लुक एट इट। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, ओवर 100 डेज पीरियड, 100 डेज के पीरियड के दौरान द डेली डिमांड ऑफ अ केक फ्रॉम अ बेकरी शोज द फॉलोइंग पैटर्न।
तो जो डेली डिमांड है उसका यहाँ पर पैटर्न है, यानी कि डिमांड अगर एक केक की 5 दिन के लिए है, 2 केक्स की 13 दिन के लिए है, इसी तरह से 3 केक्स की डिमांड जो है वो 20 दिन के लिए है, एंड जो 4 केक्स की डिमांड है वो 27 डेज के लिए आती है, 5 केक्स की डिमांड जो है 100 में से 26 डेज के लिए आई है, एंड 6 केक्स की डिमांड जो है वो 100 में से 9 डेज के लिए आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर दिए गए हैं, एंड इस सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए हमें 10 डेज का जो सीक्वेंस है उसे यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या रहेगा, पहली चीज आपने सबसे पहले डिमांड लिख ली, डिमांड को लिखने के बाद नंबर ऑफ डेज यहाँ पर लिख लिए, नंबर आपने, ठीक है, यानी कि एक जो है वो 5 दिन के लिए रहता है। तो यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 5 डिवाइडेड बाय 100, कितने दिनों का टोटल डाटा है, 100 डेज का डाटा था ना, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, उसके हिसाब से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है। इसी हिसाब से 13 डिवाइडेड बाय 100 एंड ऑल सभी के लिए आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है। अब आपने फाइंड आउट करनी है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब ये प्रोबेबिलिटी एज इट इज ही, ये वाली प्रोबेबिलिटी को ये वाली प्रोबेबिलिटी में हमने क्या कर देना, ऐड कर देना, एंड ये वाली आ जाएगी। इसी तरह से 0.18 को जब 0.20 में ऐड कर देंगे तो 0.38 आ गई, इसी तरह से 0.38 को 27 में ऐड कर दिए 65 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड फर्दर आपने रैंडम नंबर इंटरवल को यहाँ पर असाइन करना है टू द प्रोबेबिलिटी। तब प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर रैंडम नंबर जो है आपने यहाँ पर असाइन करना है। किस तरह से करेंगे, जितना यहाँ पर नंबर दिया गया है, ठीक है, उससे एक कम तक, यानी कि 002, 04, इसी तरह से 052, 77। ठीक है, सो डिफरेंट जो रैंडम नंबर यहाँ पर आपने इंटरवल थे ये आपने असाइन कर दिए। ठीक है, अब आपको इन रैंडम नंबर के जो इंटरवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पता है कि ये डिमांड आ रही है, ये डिमांड आ रही है इन रैंडम नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अब रैंडम नंबर का जो सीक्वेंस था, जैसे 41, 95, 54, तीन का आपको बता देता हूँ, 41, 95, 54। तो 41 जो है वो कौन से इंटरवल में आ रहा है, 41 आ रहा है ये वाले इंटरवल में, 38 to 64 में। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिमांड है वो कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इट इज कि आपके पास 95 है। 95 कौन से वाले में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, 91 to 99 में आ रहा है। तो 91 to 99 वाले में क्या है हमारे पास, जो डिमांड है डेट इज 6। इसी तरह से जो 54 है, 54 वाला भी इसी में आ रहा है, 38 to 64 में आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो डिमांड रहेगी डेट इज 4। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जो प्रोसेस है उससे आसानी से सिमुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिमुलेट जो है, एक सिमुलेशन जो है एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, तो दैट वाज ऑल अबाउट द सिमुलेशन। तो जल्दी से जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड अपॉन द बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, वहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो ट्राई टू आंसर देम एट द अर्लीस्ट, एंड साथ में नंबर लिखकर उनका आंसर कीजिए, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग मी कि क्या आंसर आप कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम दैट एश्योर्स अस दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के बारे में किस चीज को एश्योर करती है। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो हमें किस चीज के बारे में एश्योर करती है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये बताती है कि जैसे जैसे आप नॉर्मेलिटी को अप्रोच करते हैं, आप जैसे जैसे आप सैंपल का साइज इंक्रीज करते हैं, जो आपका नॉर्मेलिटी है वो अप्रोच होती है। यानी कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में क्या रहेगा, अगर आप सैंपल का साइज इंक्रीज करें ना, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या रहेगी, नॉर्मेलिटी को अप्रोच करेगी। इट विल अप्रोच द नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी को अप्रोच करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज द डिस्पर्जन among sample means is less than the dispersion among the sampled items because the dispersion among the sample means is less than the dispersion among the sample items। इसका मतलब है कि जब आप एक पॉपुलेशन में से जब डिफरेंट सैंपल्स को पिक कर रहे हैं, डिफरेंट सैंपल्स को पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर आप यहां पर डिस्पर्जन देखें, यानी कि अगर इनको मिलाकर देखेंगे आपस में, तो यहां पर क्या है, जो डिस्पर्जन है यानी कि जो वेरिएबिलिटी है, एरर है, वो ज़्यादा है। लेकिन जब आप इनको कंपेयर कर रहे हैं, जब आप इनको कंपेयर कर रहे हैं विद द
डिस्पर्जन अमंग द सैम्पल्ड मीन्स, ठीक है, यानी कि जो डिस्पर्जन रहती है अमंग द सैम्पल्ड आइटम्स वो यहाँ पर कम रहती है। सैंपल आइटम के बीच में जो डिस्पर्जन है वो यहाँ पर कम है, लेकिन जब आप सैंपल मीन के बेस में करते हैं तो वहां पर जो डिस्पर्जन है वो ज्यादा रहती है। दैट इज ड्यू टू कि जो बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं वो एवरेज डाउन होती है। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या रहता है कि आप यहाँ पर जो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज हैं उनको लोअर डाउन करते हैं एंड बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज जो हैं वो वैल्यूज अप हो जाती है। इसी कारण से जो डिस्पर्जन रहती है वो सैंपल मीन के केस में क्या रहती है? कम रहती है एज कंपेयर टू द डिस्पर्जन अमंग द सैंपल्ड आइटम। ओके, सैंपल्ड आइटम्स को अगर आप एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, यानी कि हर एक सैंपल में क्या है अलग अलग सैंपल आइटम्स है ना, तो सैंपल आइटम्स को अगर कंपेयर करते हैं तो उनमें डिस्पर्जन ज्यादा है, लेकिन जो सैंपल मीन है उनके बीच में जो डिस्पर्जन होती है वो कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट इट सेज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स x and y means that the correlation between the x and y is the inverse relationship between the two variables x and y means जो inverse relationship रहता है x and y का, that means कि जो correlation है x and y के बीच में वो क्या है। तो correlation का अगर आपको याद है कंसेप्ट तो आपको उसमें याद होगा कि इसकी जो वैल्यू है that varies from -1 to 1। एंड हम कब कहते हैं कि इन्वर्सली रिलेशन है? इन्वर्सली रिलेशन है। इन्वर्सली रिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू यहां पर इंक्रीज हुई है तो अगर इन्वर्स रिलेशन है तो दूसरी वैल्यू यहां पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो परफेक्टली इन्वर्सली रिलेशन तब होता है जब आर की वैल्यू, को रिलेशन की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है, ठीक है, तब आपका क्या होता है? परफेक्टली क्या होता है? इन्वर्सली रिलेशनशिप रहता है वेरिएबल्स के बीच में। इन्वर्सली रिलेशनशिप रहता है दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इन्वर्स रिलेशनशिप के बारे में, तो यहां पर हमें क्वांटम से कोई लेना देना नहीं है कि कितना क्वांटम है। वी जस्ट सेइंग कि यहां पर इन्वर्स रिलेशनशिप कब होगा। तो इन्वर्स रिलेशनशिप एक्स एंड वाई के बीच में तब होगा जब जो को रिलेशन है बिटवीन द एक्स एंड वाई डेट इज नेगेटिव। जब आपका को रिलेशन है बिटवीन द एक्स एंड वाई डेट इज नेगेटिव, ठीक है। तो जब को रिलेशन नेगेटिव है तो उसके केस में क्या रहेगा? जो रिलेशनशिप है बिटवीन द टू वेरिएबल्स वो भी क्या रहेगा? यहां पर इनवर्स रहेगा। नेक्स्ट इट सेज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई शोज दैट द कोरिलेशन इज। जब डायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं, पिछले केस में हमने इनवर्स रिलेशन की बात की थी, इस केस में हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द डायरेक्ट रिलेशन। तो जो डायरेक्ट रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में वो को रिलेशन को शो करता है। तो उसके केस में जो को रिलेशन रहेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो के इक्वल होगा। तो डैट विल बी इक्वल टू, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो को रिलेशन जो रहेगा डैट विल बी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव रहेगा। उसके केस में जो को रिलेशन है डैट विल बी पॉजिटिव। तो अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज जो हमारे वीडियोस हैं रिगार्डिंग द कोरिलेशन, रिग्रेशन, बिजनेस मैथमेटिक्स, उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स विल एग्जिस्ट इफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ। लीनियर जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। लीनियर रिलेशनशिप कब एग्जिस्ट करेगा? जब दो वेरिएबल्स के बीच में तब एग्जिस्ट करेगा व्हेन, जब इक्वेशन किसकी होगी? लाइन की होगी। लीनियर तो रिलेशनशिप तभी रहेगा जब इक्वेशन किसकी होगी? लाइन की रिलेशनशिप होगी, लाइन की इक्वेशन होगी। लाइन की इक्वेशन क्या रहती है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, ये एक लीनियर रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, y के बीच में एंड x के बीच में। ओके, y के बीच में एंड x के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन इक्वेशन a प्लस बी एक्स, अगर हम इक्वेशन की बात करें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a इज कॉल्ड, तो इसमें a क्या है? a जो है डेट इज द y इंटरसेप्ट, a इज द
वाई इंटरसेप्ट। जो प्रीवियस जो डेट्स के वीडियोस हैं दोज आर अवेलेबल एट अवर वेबसाइट, वो आप हमारी वेबसाइट पर अवेल कर सकते हैं। तो https://iibf.info इस वेबसाइट पर जाकर आप इन वीडियोस को अवेल कर सकते हैं। फाइन। तो जो ए है डेट इज अ वाई इंटरसेप्ट। ए क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक्स की वैल्यू नोन है, आपके पास स्लोप आपको पता है, एक्स की वैल्यू पता है, स्लोप पता है, तो उसके केस में ये जो लाइन है, मान लीजिए ठीक है इस तरह से लाइन है, जहां पर ये पीछे से आकर वाई एक्सिस को करेगी, पीछे से या आगे से वाई एक्सिस को जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? डेट इज ए। वो क्या है? ए पॉइंट है, डेट इज वाई इंटरसेप्ट। उसे हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ओके। इन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी इज कॉल्ड, तो b क्या है यहां पर? b इज द स्लोप ऑफ लाइन। b क्या है यहां पर? b है स्लोप ऑफ लाइन। b स्लोप है यहां पर लाइन की। ट्राई टू आंसर द वन लाइनर्स, ट्राई टू आंसर द वन लाइनर्स, ताकि आप समझ पाएं चीजों को। गलत होगा आंसर कोई इशू नहीं, लेकिन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। Next one it says y in equation y is equal to a plus bx, the dependent variable is, y is equal to a plus bx में dependent variable कौन सा है? In equation y is equal to a plus bx, the dependent variable is, dependent variable इसमें कौन सा है? y जो है that is a dependent variable over here, y जो है that is a dependent variable, x जो है that is independent variable, x जो है वो independent variable है, जबकि जो y है वो क्या है? dependent variable है। तो क्वेश्चन आइन सेम ही है, that is independent variable कौन सा है? तो independent variable x है, जबकि dependent variable कौन सा है? y है। ओके। नेक्स्ट इट सेज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम इन्फ्रेंस किसके बारे में करते हैं? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन व्हाट। तो कहां से इंफॉर्मेशन को हम निकालते हैं एंड किस चीज के बारे में हम इन्फ्रेंस करते हैं, यानी कि नतीजा निकालते हैं एक इन द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो अगर आपके पास यहां पर पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उस पॉपुलेशन में से आप कुछ एक डाटा को पिक करते हैं, कुछ एक डाटा को पिक करते हैं एंड आप कोशिश करते हैं कि इस डाटा के थ्रू आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता पाएं। अब पॉपुलेशन थी 10 लाख से ज्यादा केसेस की, लाइकवाइज इनफाइनाइट आप पॉपुलेशन मान लीजिए। अब इनफाइनाइट पॉपुलेशन में से अब आपने सैंपल पिक किया है 1000 का। अब आप कोशिश करेंगे कि आप 1000 जो लोगों का आपने यहाँ पर सैंपल लिया है, 1000 चीजों का जो सैंपल लिया है, उस सैंपल के बेस पर आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस निकाल पाए। दैट इज व्हाट? दैट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसी को तो हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं। सो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द, किसके बारे में इन्फ्रेंस देना हमने? पॉपुलेशन के बारे में। तो हमने इन्फ्रेंस किसके बारे में देना है? यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस देना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द सैंपल। जो सैंपल में इंफॉर्मेशन है उससे हमने यहां पर पॉपुलेशन के बारे में बताना है। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज अ मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द सैंपल। नेक्स्ट इट सेज द फ्रैक्शन और proportion of the population contained in the sample is called। जो फ्रैक्शन या फिर proportion होती है सैंपल की, that is contained in the sample is called sampling fraction। that is called sampling fraction। उसे हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि जो फ्रैक्शन को पॉपुलेशन से आप पिक करते हैं इन अ सैंपल, that is called sampling fraction।
ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अभी, विच सेज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टैटिस्टिकल रेफरेंस इज बेस्ड ऑन द, जो प्रोसेस है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को करने का, नॉट रेफरेंस, इन्फ्रेंस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज बेस्ड अपॉन द, किस चीज के ऊपर बेस्ड रहता है? सैंपलिंग के ऊपर बेस्ड रहता है। किस चीज के ऊपर बेस्ड है? सैंपलिंग के ऊपर बेस्ड है। आप सैंपलिंग करेंगे तभी आप उसके बारे में कुछ ना कुछ नतीजा बता पाएंगे, इन्फ्रेंस निकाल पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज बेस्ड अपॉन द सैंपलिंग। नेक्स्ट इट सेज वी हैव 18 वेल डिफाइंड ग्रुप्स। तो हमारे पास 18 वेल डिफाइंड ग्रुप है। विद इन ईच ग्रुप देयर इज कंसीडरेबल वेरिएशन। तो हर एक ग्रुप के बीच में जो वेरिएशन है वो काफी है, मतलब कंसीडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। बट ग्रुप्स आर एसेंशियली सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन जो ग्रुप है वो एक दूसरे से क्या है? सिमिलर है। द बेस्ट सूटेड सैम्पलिंग मेथड विल बी। तो इसके केस में बेस्ट सूटेड सैम्पलिंग मेथड कौन सा होगा? तो केस क्या है यहाँ पर? डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो इनके इंटरनल अगर देखें, अगर इनके बीच में देखें तो यहां पर इनसाइड द ग्रुप इज, मतलब जो वेरिएशन है वो काफी ज्यादा है। इनके बीच में जो वेरिएशन है वो क्या है? काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आउटसाइड द ग्रुप अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास जो वेरिएशन है, यानी कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करें तो वेरिएशन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। वेरिएशन इज लेस। ठीक है, यानी कि ग्रुप्स के बीच में वेरिएशन कम है लेकिन इनसाइड ऑफ ग्रुप जो वेरिएशन है वो ज्यादा है। तो उसके केस में कौन सी हम यहां पर सैंपलिंग करेंगे, कौन सा सैंपलिंग मेथड बेस्ट सूटेड रहेगा? तो इसके केस में जो सैंपलिंग मेथड बेस्ट सूटेड रहेगा दैट वुड बी क्लस्टर सैंपलिंग। वो क्लस्टर सैंपलिंग रहेगा। क्लस्टर सैंपलिंग के केस में क्या रहता है? लाइकवाइज हमने एग्जांपल की थी ना जब हमने चैप्टर किया था, लाइकवाइज कि एक टीवी कंपनी है, उसने अब यहां पर क्या करना है? सैंपलिंग करनी है। ठीक है, तो सैंपलिंग के केस में उसने एक सिटी को, लेट अस से लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ द सिटी। तो एक यहां पर सिटी को उसने डिफरेंट यहां पर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हर एक पार्ट में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं एंड जो यंग पर्सन है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनसाइड ऑफ द क्लस्टर, ये क्लस्टर है, ठीक है, इनसाइड ऑफ द क्लस्टर जो होमोजेनिटी है, ठीक है, यानी कि जो डाटा है दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन सॉरी इनसाइड ऑफ द क्लस्टर यहां पर वेरिएशन है। जैसे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी प्रेफरेंसेस जो है वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो यहां पर इनसाइड जो क्लस्टर है, यहां पर जो चेंजेस यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, यहां पर वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप एक क्लस्टर को दूसरे क्लस्टर से मिलाकर देखते हैं तो आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो यहां पर हम क्लस्टर सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर आर वेल डिफाइंड ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैज स्मॉल वेरिएशन विद इन। तो एक ग्रुप के बीच में जो वेरिएशन है वो काफी कम है, बट देयर इज अ वाइड वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स। यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट केस है। क्या केस है? कि ग्रुप के बीच में अगर हम देखें तो वेरिएशन की अगर बात कर रहे हैं तो कम है, लेकिन अगर ग्रुप्स को आपस में मिला रहे हैं इन दोनों को तो यहां पर जो वेरिएशन है वो काफी ज्यादा है। तो इसके केस में हम कौन सी सैंपलिंग को यहां पर इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के केस में आप यही चीज देखते हैं ना कि अगर ग्रुप है वो होमोजेनस है, आपके जो आपके ग्रुप हैं वो होमोजेनस है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि एक जीन कंपनी है जिसने क्या करना है? सर्वे करना है कि कौन सी एज ग्रुप वाले जो लोग हैं उनकी जीन्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पर उसने क्या किया? डिफरेंट एज ग्रुप्स बना लिए, 10 to 20 का बना लिया, 21 to 30 का बना लिया एंड 31 to 50 का बना लिया। ठीक है, अब इन एज ग्रुप्स के हिसाब से अगर देखें तो 10 to 20 ग्रुप के बीच में आपके पास में तो यहां पर क्या रहेगी?
आपस के बीच में तो यहाँ पर वेरिएशन काफी कम रहेगी। लेकिन अगर हम 10 to 20 वाले को यहाँ पर कंपेयर करें 21 to 30 वाले के साथ या फिर 31 to 50 वाले के साथ, तो यहाँ पर वेरिएशन काफी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली डिफरेंट स्ट्रेटास बन गए। डिफरेंट स्ट्रेटा, इनको क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं, जहां पर आपस में जो वेरिएशन है वो कम है, डेट आर कॉल्ड स्ट्रेटा। ठीक है, तो स्ट्रेटा के बेस पर जब आप सैंपलिंग करें, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट इट सेज सिस्टमैटिक सैंपलिंग रिक्वायर्स, तो हमें यहां पर बताना है कि सिंपल जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग है उसको कितना टाइम चाहिए एंड कितनी कॉस्ट लगती है एज कंपेयर टू रैंडम सैंपलिंग विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर टेबल। तो रैंडम सैंपलिंग के केस में यहां पर पैसा जो है ज्यादा लगता है, कॉस्ट एंड टाइम जो है वो ज्यादा लगता है या कम लगता है, इसके बारे में हमने बताना है। तो सिस्टमैटिक जो सैंपलिंग है डेट रिक्वायर्स एज लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग के केस में जो कॉस्ट है वो भी कम लगती है एंड जो टाइम है वो भी कम लगता है। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा। तो उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा। नेक्स्ट इट इज पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय, पॉपुलेशन मीन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय, पॉपुलेशन मीन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इसको हम म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आंसर देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिंपल बेसिक सी एक यहां पर कवरेज करने की कोशिश थी हमारी, ये बेसिक सी कवरेज की जाए पूरे के पूरे यहां पर मॉड्यूल की। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, वन लाइनर्स। नेक्स्ट इट सेज द लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सुजेस्ट दैट व्हाट डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, अगर जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है अगर इसकी वैल्यू कम है तो इट विल बी मीनिंग दैट कि जो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है वो कितनी होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी। अगर वैल्यू है, अगर लोअर वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो वैल्यू है अगर कम है तो उसके केस में वेरिएबिलिटी भी कम ही होगी ना। अगर वैल्यू ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वेरिएशन की जो वैल्यू है कम है तो उसके केस में जो वेरिएबिलिटी रहेगी दैट विल आल्सो बी लेस, तो वो भी कम रहेगी। द टर्म एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू, एरर का क्या मतलब रहता है, एरर का क्या मतलब रहता है स्टैटिस्टिक्स के केस में, व्हाट इज एरर। तो स्टैटिस्टिक्स के केस में एरर का मतलब रहता है, लाइकवाइज आपने एक पॉपुलेशन थी, ठीक है, एक पॉपुलेशन थी एंड उसमें से आपने एक मीन पिक कर लिया, सॉरी एक सैंपल पिक कर लिया, ठीक है, ये आपके पास पूरी पॉपुलेशन को है यहाँ पर एंड यहाँ पर आपने एक सैंपल को यहाँ पर पिक किया है, ठीक है। तो आपने पॉपुलेशन का मीन निकाला तो वो आया 31.6, पॉपुलेशन का जो मीन था दैट केम आउट टू बी 31.6। आपने सैंपल का मीन निकाला वो आपके पास आया 29, तो आपके पास कितनी वैल्यू आई, 29 वैल्यू आई, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एरर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एरर। यानी कि जो डिफरेंस रहता है स्टैटिस्टिक की वैल्यू में एंड पैरामीटर की वैल्यू में, ये क्या रहता है, जब सैंपल का कोई हम वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो उसे हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो यहां पर डिफरेंस है, इनके बीच में ही जो यहां पर डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसी को हम एरर कहते हैं,
दैट इज कॉल्ड द एरर। उसी को क्या कहा जाता है? एरर कहा जाता है। ओके उसी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। नेक्स्ट सेज अ टेबल इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन। तो टेबल में जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रहता है किस फॉर्म में रहता है? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में रहता है डाटा। तो टेबल में जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रहता है स्टैटिस्टिकल डाटा का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। नेक्स्ट इट सेज द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आर। जितनी ज्यादा जो वैल्यू है आर की वो ज्यादा होगी। आर की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेटर क्या रहेगा? एस्टिमेशन। तो उतनी ज्यादा बेटर क्या रहेगी? एस्टिमेशन रहेगी। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा बेटर है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है। दो वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, एंड इसकी जो वैल्यू है दैट वेरीज फ्रॉम -1 to 1। -1 to 1 वैल्यू जो है इसकी वेरी करती है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू इसकी रहेगी उतना बेटर हम एस्टिमेशन कर पाएंगे, उतना ज्यादा बेटर हम एस्टिमेशन कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट इट सेज बॉन्ड होल्डर्स आर डैश ऑफ द बिजनेस और द बिजनेस इशूअर। जो बॉन्ड होल्डर होते हैं, जब बॉन्ड यहां पर इशू किया जाता है, लाइकवाइज यहां पर एक कंपनी है जिसने बॉन्ड्स को इशू किया है, तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ही ना, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, ये क्या है? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। इनके थ्रू आप पैसा उठाते हैं मार्केट से। तो बेसिकली अगर आपने बॉन्ड इशू किया पर्सन ए को, तो पर्सन ए ने आपको डेप्ट दिया है। आपने पर्सन ए को बॉन्ड इशू इसलिए किया ना, उसने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, उसके बदले में आपने उसको बॉन्ड इशू कर दिया। अब बॉन्ड होल्डर जो होता है यहां पर वो क्या है? क्रेडिटर है। बॉन्ड होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, वो क्रेडिटर है बिजनेस का। जो बॉन्ड इशूअर है या फिर जो बिजनेस यहां पर होगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर डेप्टर हो जाएगा, उसने पैसे वापस करने हैं। ओके तो जो बॉन्ड होल्डर है दैट इज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इट सेज व्हाट इज रिटर्न ऑन बॉन्ड इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बॉन्ड के ऊपर रिटर्न क्या होगी अगर उसे हेल्ड टिल मैच्योरिटी रखा जाता है? अगर मैच्योरिटी तक उसे रखा जाता है तो उसके केस में रिटर्न क्या होगी बॉन्ड के ऊपर? दैट विल बी इक्वल टू YTM। दैट विल बी इक्वल टू YTM, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी रहेगी उसके केस में। जो रिटर्न रहेगी अगर बॉन्ड को आप मैच्योरिटी तक रखते हैं तो YTM जो होगी दैट विल बी द रिटर्न। तो उसके केस में जो रिटर्न होगी वो क्या होगी? YTM होगी, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी। बॉन्ड का अगर आपको याद हो तो दो कंपोनेंट में आपको पैसे मिलते हैं। एक आपको मिलता है फिक्स्ड, एक आपको मिलता है फिक्स्ड विच इज कॉल्ड कूपन, जिसे हम क्या कहते हैं? कूपन कहते हैं। कूपन इज कैलकुलेटेड एट कूपन रेट। कूपन को कैलकुलेट किया जाता है कूपन रेट के ऊपर। एंड सेकंड जो कंपोनेंट मिलता है दैट इज अ मैच्योरिटी वैल्यू या फिर रिडेम्पशन वैल्यू जो रहती है, ठीक है, वो आपको मिलती है। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू या फिर जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो यहां पर मिलती है एट द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो ये दो कंपोनेंट्स क्या हैं? अर्निंग रहती हैं। ठीक है, जनरल केस में, जनरल बॉन्ड के केस में, जीरो कूपन बॉन्ड के केस में आपको कोई भी कूपन यहां पर नहीं मिलता है। जीरो कूपन बॉन्ड के केस में कोई भी कूपन यहां पर नहीं मिलता है। ओके, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो बॉन्ड इशू किया जाता है वो एट अ डिस्काउंट इशू किया जाता है। लाइकवाइज अगर फेस वैल्यू है बॉन्ड की 100 रुपीज की, तो यहां पर बॉन्ड को इशू किया गया मान लीजिए 75 रुपीज में, एंड 5 साल के बाद पर्सन को 100 रुपीज मिल जाएंगे, यानी कि जो फेस वैल्यू था वो मिल जाएगी। तो यहां पर
जो प्रॉफिट रहेगा वो क्या रहेगा, रिटर्न क्या रहेगी, रिटर्न विल बी इक्वल टू 25 रहेगी 75 के ऊपर, ये रिटर्न रहेगी। ओके उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेजर ऑफ द रिटर्न्स फ्रॉम द बॉन्ड इन द रिलेशन ऑफ द करेंट प्राइस। जब हम करंट प्राइस के रिगार्डिंगली देखते हैं कि हमारे पास क्या रिटर्न है तो हम किसके थ्रू मेजर करते हैं। तो दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ा था इसमें रेट ऑफ रिटर्न, अगर आपको याद हो, एक हमने पढ़ा था यहां पर रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा हमने पढ़ा था करंट यील्ड। तो रेट ऑफ रिटर्न के केस में क्या था, रेट ऑफ रिटर्न के केस में क्या था, आप जो अभी प्रॉफिट हुआ उसको तो कंसीडर कर ही रहे थे, यानी कि कूपन का जो प्रॉफिट हुआ उसको तो कंसीडर कर ही रहे थे, प्लस साथ में हम जो करंट आपके पास जो यहां पर कैपिटल गेन हुआ था, कैपिटल गेन और लॉस हुआ, उसको भी हम कंसीडर कर रहे थे, कैपिटल गेन और लॉस उसको भी कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न के केस में इन वैल्यूज को यहां पर परचेज वैल्यू से हम कंपेयर करते थे एंड उसके बेस पर आपके पास क्या आता था, रेट ऑफ रिटर्न आती थी। लेकिन करंट यील्ड के केस में हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ करंट प्राइस के बेस पर हम देखते थे, करंट प्राइस के बेस पर हम देखते थे। ठीक है, सो यहां पर क्या आंसर रहेगा, दैट विल बी द करंट यील्ड। तो करंट यील्ड इज अ मेजर ऑफ द रिटर्न्स फ्रॉम द बॉन्ड इन रिलेशन टू द करंट प्राइस। लास्ट वन टुडे सेज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड। जिस प्राइस पर जो बॉन्ड प्राइस, जिसे बॉन्ड को यहां पर खरीदा बेचा जाता है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। दैट इज कॉल्ड व्हाट, मार्केट वैल्यू। यानी कि जिन बॉन्ड्स को यहां पर ट्रेड किया जाता है उनकी जो वैल्यू रहती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको याद हो, दो फैक्टर्स रहते थे आपके पास यहां पर। एक आपका रहता था जो आपकी फेस वैल्यू के ऊपर रहता था, फेस वैल्यू के ऊपर रहता था, दैट वाज व्हाट, दैट वाज पीवीआईएफ, दैट वाज पीवीआईएफ। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, तो पीवीआईएफ एंड यहां पर हमारी रहती थी डिस्काउंट रेट आर परसेंटेज, एंड यहां पर रहता था टाइम पीरियड, दैट इज डिनोटेड बाय एन। सेकेंड फैक्टर रहता था इसका जो आपके पास कूपन आ रहा था, जो आपके पास कूपन वैल्यू आ रही थी यहां पर। ठीक है, जो रहती थी पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, एंड यहां पर भी डिस्काउंट रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स जिस टाइम पीरियड के लिए हेल्ड किया। तो इसके हिसाब से आप मार्केट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेट ऑफ रिटर्न पता है, अगर आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता है, जो यानी कि मार्केट में रेट चल रहा है, दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगर आपको पता है तो फिर आप उसके बेस पर जो मार्केट वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को रेट कर दीजिए एंड फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्सेज को विजिटिंग द वेबसाइट iibf.info, जहां पर आपको फुल कोर्स वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सब चीजें मिल जाएंगी। फटाफट से जाइएगा वेबसाइट पर, एनरोल कर लीजिए एंड फर्दर आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द एंड्रॉयड प्ले स्टोर, या फिर आप आईफोन यूजर हैं तो आप ऐप स्टोर के थ्रू भी माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है फॉर iOS यूजर्स, दैट इज GEGKT। ठीक है, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे एंड हमारी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।